बड़नगरी आरोग्यम न्यूज चैनल के सभी दर्शकों को नमस्कार और सहकार बदल आभार। आज हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम के अगली कड़ी में अभी के समय में थोड़ा सा हार्ट के डिजीज बढ़ा हुआ है, यानी हार्ट अटैक का जो मात्रा है, पेशेंटों की, दर्दियों की संख्या थोड़ी बढ़ी है। तो ऐसा डिमांड भी था लोगों का कि आप थोड़ा सा हार्ट से कैसे बच सकते हैं और हार्ट के बारे में थोड़ी जानकारी आप हमको दीजिए। तो मैंने सोचा कि आज हृदय के बारे में ही कुछ बताऊं आपको। तो देखिए, ऐसा है कि हृदय में दो चीज़ें होती है, एक होता है कार्डियक अरेस्ट और एक होता है हार्ट अटैक। लोग समझ नहीं पाते, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं और इसलिए इसको समझाना जरूरी है कि कार्डियक अरेस्ट सडन होता है, अचानक होता है। और कार्डियक अरेस्ट को में क्या होता है कि हृदय को चलाने के लिए एक होती खून की नली होती है, अगर वो ब्लॉक होता है तो उसको हार्ट अटैक बोलते हैं। और एक होता है उसको चलाने के लिए करंट निकलता है, वहाँ पर हार्ट के अंदर रेगुलरली 0.8 सेकंड में कंट्रैक्ट करता रहता है। वो कंट्रैक्ट करने के लिए करंट जनरेट होता है, वो करंट जो है हृदय की गति को चलाता रहता है, अपने उसके मसल कंट्रैक्ट होते रहते हैं 0.8 सेकंड में, ऐसे 1 मिनट में 72 बार से लगता है, वो ज़्यादा नॉर्मल रेंज में। तो क्या होता है, कभी कभी वो करंट किसी कारण से अचानक बंद हो जाता है। तो यदि अगर करंट बंद हो गया तो मसल कंट्रैक्ट ही नहीं करेगा, तो लोही पहुंचे ना पहुंचे, ऑक्सीजन पहुंचे ना पहुंचे, कोई मतलब नहीं है, बराबर ना। तो इस कंडीशन को बोलते हैं कार्डियक अरेस्ट। बच्चों में जब होता है तो इसको बोलते हैं सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम, सिड्स बोलते हैं। और बड़ों में जब होता है तो इसको बोलते हैं सडन कार्डियक अरेस्ट। तो दोस्तों, इस बात पर इसलिए भार दे रहा हूं कि आप अभी तक विज्ञान इस बात को नहीं पकड़ पाया है कि सडन कार्डियक अरेस्ट किसको होगा। और सडन कार्डियक अरेस्ट जब होता है तो दर्दी आंख के सामने, डॉक्टर के सामने तपास कर रहे होते और अचानक कोलैप्स हो जाता है और आप कुछ नहीं कर पाते हैं, बराबर ना, आप कुछ नहीं कर पाते। स्टिल आपको बहुत अजीब सा लगता है कि मैंने ऐसे ऐसे पेशेंटों को आईसीयू में, मैं जब कार्डियक आईसीयू में था पहले, स्टर्लिंग हॉस्पिटल में कार्डियक इंटेंसिविस्ट रहा हूं मैं, तो उस समय मैं कार्डियक आईसीयू संभालता था। मेरे सामने एक दो पेशेंट ऐसे अरेस्ट में गए, बात करते करते अभी तक उनको कोई लक्षण भी नहीं है, वो जस्ट हमको अनईजी लग रहा है, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, आ गए, ईसीजी करा रहा हूँ नॉर्मल है, एको करा रहा हूँ नॉर्मल है, अचानक कार्डियक अरेस्ट हो गया। तो कार्डियक अरेस्ट के कोई लक्षण पकड़ना बड़ा मुश्किल है और इसकी कोई सावधानी बरतना भी बड़ा मुश्किल है। तो मैं इसलिए बता रहा हूं कि जो सडन होता है वो कार्डियक अरेस्ट होता है। दूसरे जो सडन डेथ होते हैं, हार्ट अटैक होते हैं। तो हार्ट अटैक में क्या होता है, दो तरह की नली होती है, एक लेफ्ट की नली होती है, एक राइट की नली होती है। राइट वाले को राइट कोरोनरी आर्टरी, राइट धमनी जिसको बोलते हैं, एक मतलब कहने मतलब एक दायां साइड का ब्लड सप्लाई, बायां साइड का ब्लड सप्लाई। तो बायां वाला जो मेन सप्लाई है उसमें से दो भाग टूटता है। तो एक जो मेन आर्टरी होती है वो 75% हृदय को सप्लाई करता है, साइड वाला जो है वो 10% सप्लाई करता है, यानी जो लेफ्ट साइड का सप्लाई है वो 85% है। और जो राइट साइड वाला जो है, जिसको जमनी आप बोलेंगे या दायां बोलेंगे, तो दायां की जो आर्टरी होती है वो 15% का सप्लाई है। तो दायां में अगर आपका हृदय की खून की नली बंद हुई तो कभी आपको दर्द होगा, चढ़ेंगे तो श्वास चढ़ेगा, आपको जब काम करेंगे चेस्ट पेन होगा, बैठेंगे तो ठीक हो जाएगा, यानी आपका जान नहीं लेगा, आपको परेशान करके रखेगा वो। और आपको जब भी तेज चलेंगे सांस, छाती दर्द हो गया और ज़्यादा चल लेंगे तो सांस भी हो सकता है चलने लगे, तब बैठ जाएंगे ठीक हो जाएगा। लेकिन लेफ्ट वाले में कभी कभी क्या होता है कि अचानक मान लीजिए लेफ्ट का जो मेन आर्टरी जहाँ से दो भाग में टूटता है, वो लेफ्ट इंटीरियर दो, एक नली मोटा नली और वो दो भाग में बढ़ता है। तो ऐसा कोई एम्बुलेंस आके अचानक दोनों नली को ब्लॉक कर दिया तो क्या हो गया, 85% ब्लड सप्लाई हृदय का बंद हो गया। तो 85% हृदय अगर लंबे समय तक बंद रह गया, 10 मिनट 15 मिनट, तो पेशेंट अचानक अरेस्ट में जा सकता है। और क्योंकि उसके ऑक्सीजन ब्लड सप्लाई नहीं जा रही है तो उसके जो करंट जो जनरेट कर रहा है उसके अंदर भी नहीं जा रहा है ऑक्सीजन, तो बंद हो जाता है। तो इसको कार्डियक अरेस्ट बोलते हैं। अचानक छाती में दर्द हुआ, आधे घंटे के अंदर दर्दी एक्सपायर हो गया, सांस चढ़ना शुरू हुआ और आप समय नहीं होता, घर हॉस्पिटल ले जाते पेशेंट एक्सपायर होता है। एक इस तरह की घटनाएं घटती है। अगर मान लीजिए उसी में मान लीजिए कि जो मेन आर्टरी में ब्लॉक करके छोटे वाले आर्टरी में ब्लॉक हुआ, जिसको सर्कमफ्लेक्स बोलते हैं, जो लेफ्ट के बाहर से जाता है वो 10% सप्लाई करता है, तो उसमें आपको होगा तो आपका दर्द होगा, चलने पर तकलीफें होगी, इस तरह से होगा, आपको समय देगा। और लेफ्ट मेन में भी कभी कभी समय कम रहता है, 12 घंटा 10 घंटा अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो हो सकता है कि आपका जान चला जाए, क्योंकि 75% ब्लड सप्लाई को लेकर बैठा है। तो ये सब बातें इसलिए बता रहा हूं कि कार्डियक अरेस्ट जो हो रहा है, कार्डियक अरेस्ट को रोकने का कोई तरीका हमारे पास नहीं है। आपका लाइफस्टाइल जो भी रहे, कुछ भी हो, उससे कोई मतलब नहीं है, बराबर ना।
हाँ, कुछ कुछ चीज़ें होती है, अभी कुछ कुछ बताया गया है कि इलेक्ट्रोलाइट चेक कराते रहिए, रीनल किडनी चेक कराते हो, सब बात की बात है। लेकिन आपको जो भी मैं इस वीडियो को जो बना रहा हूँ हार्ट अटैक के लिए बना रहा हूँ कि हार्ट अटैक को 100% आप थोड़ा सा प्रिवेंशन ले सकते हैं, बराबर ना। प्रिवेंशन ही बेटर देन क्योर। आप इलाज में जाएं, उससे अच्छा है कि कुछ प्रिवेंशन कर करके अपने हृदय के अटैक को आप रोक सकते हैं। तो हृदय के अटैक को रोकने के लिए कौन कौन दर्दी को ज़्यादा प्रोन है वो बताना चाह रहा हूँ। कि अगर मान लीजिए आपको चलते चलते सांस चढ़ रहा है, सीढ़ी चढ़ रहे हैं, आपको सांस चढ़ गया और आप तेज चलने लगे, सांस चढ़ गया, या कभी आए गाहे बेगाहे आपके पैर में सूजन आ रहा है, आप कभी देख रहे हैं लंबे समय तक बैस में बैठ गए, आप बोलते हैं लंबे समय बैठता हूँ आ जाता है, फिर तो सुबह उठता हूँ ठीक हो जाता है। तो दोस्तों ये नहीं हो सकता है कि आपका हृदय कमजोर हो रहा है, खून की नली की ब्लड सप्लाई कम हो रही हो, हृदय का पंपिंग कमजोर हो रहा हो। दूसरा है वो सबसे बड़ा अर्ली स्टेज जो होता है, जो डॉक्टरों पर भी, बहुत छोटे छोटे डॉक्टरों को भी ध्यान में नहीं आता है। रात को अगर पेशेंट बैठा बैठा अचानक उसको सांस चढ़ने लगे या उसको खांसी आ जाए, उसको बोलते हैं नॉक्टर्नल डिस्निया। जैसे सोएगा, इसमें दो चीजें होती है, एक गर्ड होता है और एक सांस का होता है, आपको पता नहीं है। लेकिन अगर ये लक्षण आ रहा है कि रात को 2 घंटे 3 घंटे सोने, 4 घंटे सोने के बाद जैसी गहरी नींद में जाते हैं तो आपको अचानक अकबकी लगने लगता है और आपको घबराहट होने लगता है और खांसने लगते हैं आप, और आपको लगता है कि मेरा हृदय बंद हो गया। इस तरह का अगर हो रहा है और फिर उठ जाइएगा, थोड़ी देर खांस उस लीजिएगा और खिड़की आवाज थम जाइएगा, फिर आपको ठीक हो जाएगा। फिर दिन भर आपको कोई तकलीफ नहीं होगा, क्योंकि रात में हृदय की गति सब कम हो जाती है, तो जो पंपिंग होता है वो भी कम हो जाता है। तो उतना ऑलरेडी हृदय थोड़ा पंप कमजोर है और हृदय की गति कम होगी रात को, तो और पंपिंग जो हृदय नॉर्मल, जो वाइटल ऑर्गन को जो नॉर्मल बीएमआई है वो भी मेंटेन नहीं कर पाता है, बराबर ना। तो इसलिए उसको ऐसा चेस्ट में पानी भरने लगता है, इसको पल्मोनी इडिमा बोलते हैं। तो नॉक्टर्नल डिस्निया अगर आपको हो रहा है, अगर आपको श्वास चढ़ रहा है, चलने से श्वास चढ़ रहा है, रेस्ट इडिमा में तो आप आ ही जाएंगे। अगर आपको बैठे बैठे भी श्वास चढ़ रहा है तब तो आप डॉक्टर के पास जाएंगे। लेकिन ये दो दर्द जिनको चलने पे श्वास चढ़ रहा है, कोई जरूरी नहीं है कि छाती में दर्द हो, कोई जरूरी नहीं कि छाती में भारीपन हो। अगर छाती में दर्द हो रहा है, छाती में भारीपन हो रहा है, तब तो आपको निश्चित रूप से हार्ट अटैक के लिए इवैल्यूएशन कराना है, ठीक है। दूसरा है इसमें वो होता किसको किसको को है, तो देखिए एक उम्र भी है। ये हृदय की जो रोग होती है उसमें कुछ कारण मैं बता रहा हूँ, इसके प्रिवेंशन, इसके बचाव से ही आप अपने हृदय की गति को ठीक रख पाएंगे और हृदय के अटैक से बच पाएंगे। तो उसमें सबसे बड़ा डिपेंडेंट फैक्टर जिसको बोलते हैं एज है। कुछ चीज़ें होती जो हमारे काबू में नहीं होती है, जैसे एज है। तो एज में क्या होता है कि जैसे आप शरीर को यूज कर रहे हैं, आपके अंदर खून की नलियाँ बह रही है, ब्लड वेसल्स है, बचपन के दिनों में, जवानी के दिनों में मुलायम रहता है, उसकी झिल्लियाँ बहुत इलास्टिसिटी रहती है, मुलायम रहता है। फिर उम्र के हिसाब से वो हार्ड होता चला जाता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ता जाएगा, ग्लूकोज के लेवल से कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा या चर्बी जमेगी, या जेनेटिकली भी जैसे मैच्योर आप जैसे जैसे होते जाएंगे तो आपका शरीर का डिस्ट्रक्शन पार्ट बढ़ेगा, तो जो नलियाँ, ब्लड वेसल्स, खून की नलियाँ जो ले जा रही हो, नली स्टीफ होने लगती है, तो उस कारण से हार्ट बढ़ने का चांस ज़्यादा रहता है। यानी ओल्ड एज में देखा गया 55-60 के बाद थोड़ा सा जितना आप उम्र का बढ़ेंगे उनका हार्ट अटैक बढ़ने की संभावना थोड़ी बढ़ जाती है। दूसरा है लेडीज। लेडीज में क्या है कि अगर 15 से 45 रिप्रोडक्टिव एज, यानी प्रजनन, जिस समय उनकी गर्भावस्था की क्षमता है, यानी मासिक शुरू होने से लेके मासिक के बंद होने तक का, उनके अंदर एस्ट्रोजन का लेवल थोड़ा हाई होता है। तो एस्ट्रोजन लेवल हाई होने से ब्लड वेसल की इलास्टिसिटी ज़्यादा मेंटेन रहती है, तो उनको हार्ट अटैक आने का चांस कम रहता है। तो लेडी थोड़ी सी सेफ होती हैं। मैं इसलिए से बता रहा हूँ कि सब कैलकुलेशन, जब मेरे पास पेशेंट आता है तो सब कैलकुलेट करना पड़ता है, इनको हो सकता है, नहीं हो सकता, ईसीजी कराएं ना कराएं, या क्या सलाह दें, इको कराएं नहीं कराएं। तो ये सब चीज़ें भी हमारे दिमाग में इंडिपेंडेंट चलती रहती है, इसलिए मैं सोचा आपसे थोड़ा शेयर कर दूँ। तो लेडीजें जनरली 15 से 45 में थोड़ी सेफ रहती हैं। इन 45 के बाद कोई सेफ्टी जो बोलते हैं ना वो हट जाता है, और उसके बाद कॉमन हो जाता है। जितना मेल प्रोन है उतना फीमेल प्रोन है। 45 के बाद मेल में ये सेफ्टी भगवान ने नहीं दिया है। उनका अटैक जो है 30 साल में भी आ सकता है, 25 साल में भी आ सकता है, 18 साल में भी आ सकता है। लेडीजों में कम है, ऐसा नहीं कर सकता कि नहीं होता है, लेकिन मैंने भी कम देखा है और किताब भी ऐसा लिखता है कि 15 से 45 में हार्ट अटैक होने के चांसेस लेडीजों में थोड़े कम रहते हैं। 45 के बाद दोनों का चेंज कम है। दूसरा जेनेटिक कारण भी होता है, जैसे जेनेटिक में जैसे हमारा देखिए बाल उड़ गया, बाल पकना, ये सब चीज़ें कुछ कुछ जेनेटिक होती है, जिसमें आप कितना भी खान पियन आप अच्छा कंट्रोल करिए कोई मतलब नहीं है। तो जेनेटिकली के कारण कभी कभी किसी की मैच्योरिटी, सेल की मैच्योरिटी बहुत ग्रो, ओल्ड एजिंग प्रोसेस जो है बहुत जल्दी हो जाता है। तो जिनको देखा गया है कि जिनके खानदान में 2-3 पीढ़ी से कभी हार्ट अटैक की हिस्ट्री है, तो हो सकता है जेनेटिकली आपका जो ब्लड वेसल्स है वो ज़्यादा स्टीफ हो जाए, या एथेरोस्क्लेरोसिस जो बोलते हैं वो किसी कारण से जल्दी जमा हो जाए, या रफड़ा के कारण उसमें जल्दी, तो जेनेटिक एक कारण है जिसके कारण भी होता है। तो जेनेटिक जो ससेप्टेबल हैं, जिनके पिताजी या भाई या चाचा या दादा हार्ट अटैक से एक्सपायर हुए हैं,
तो उनको थोड़ा सा भी अगर इस तरह का लक्षण हो, बराबर ना, कि अगर उनका श्वास चढ़ रहा हो या छाती में दर्द रहता हो, छाती में भारीपन रहता हो, कभी कभी लोग दर्दी जो है ना, एक राइट कोरोनरी आर्टरी में जब ब्लॉक होता है तो कभी कभी दर्दी जो है ना एपिगैस्ट्रिक पेन लेके आता है। एपिगैस्ट्रिक पेन, उसको लगता है कि गैस है, हर समय वो गैस गैस गैस, गोली दवा एसिडिटी का दवा खा लेगा फिर भी गैस है। दोस्तों, अगर इस तरह का गैस हो रहा है, जो दवा खाने के बाद भी उतना अच्छा नहीं महसूस कर रहा हो, दिन में 2-2 3-3 बार एसिडिटी की दवा इंजेक्शन लेने पड़ रही है, तो एक बार कार्डियक एवल्यूशन जरूर कराइए। हो सकता है कि वो दायां साइड का जो हार्ट नली है वो बंद हो। और ऐसे मेरे पास बहुत सारे दर्दी आए, 5-7 दिन से एसिडिटी करके दवा खा रहे हैं घर पे, और जब ज्यादा हुआ तब आए, मालूम हुआ कि तब तक बहुत देर हो चुका होता है। 1-2 पेशेंट तो हमारे बहुत अच्छे मित्र भी थे, वो एक्सपायर भी हो गए इस तरह से, बराबर ना। उन्होंने मेरे को बताया नहीं कि उनको लगा कि एसिडिटी हो रही है, उन्होंने एसिडिटी की दवा खा लिया। तो इस तरह से भी इसको इवेलुएट कराइए। दूसरा जो है इसमें बचने का, जो आप हार्ट अटैक को रोकने का या हार्ट अटैक कम हो इसको, उसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है बीपी। तो ब्लड प्रेशर को आप जरूर रेगुलेट कराइए, रेगुलर नाप में रखिए। अगर आपका उम्र 60 साल से नीचे है, बराबर ना, तो आपको 140/90 से नीचे रखना है, बराबर ना। 60 साल के आप हैं, 140/90। 60 साल के साथ अगर आपकी किडनी खराब है तो भी 140/90। आपको डायबिटीज है तो भी आपको 140/90। अगर 60 साल से ऊपर हैं तो 150/90 तक गाइडलाइन बोलता है, मैंने वीडियो बना रखा है इसके ऊपर, कि आप 150/90 तक चल सकते हैं। यानी अगर हाई बीपी आपका रहता है, रेगुलर बीपी रहता है, तो मैंने बताया था खून की नलियों के अंदर बहुत तेज स्पीड से, गति से अगर आपका मतलब खून की नली के अंदर प्रेशर के साथ वो बहेगा, हाई प्रेशर के साथ, तो खून की नली के अंदर की भाग हैं वो छिल जाएंगे। छिलने के बाद उसमें कोलेस्ट्रॉल आके जमा हो जाएगा, फिर उसी में से कुछ टूटेगा, जाके फंसेगा। मैंने इस पर सेपरेट वीडियो बना रखा है, अभी मैं संक्षिप्त में से बात करना चाहता हूँ। एंड ब्लड प्रेशर आप रेगुलेट जरूर कराइए, और बीपी का जो मात्रा बताया उसको आप कंट्रोल में रखिए। अगर उसके ऊपर है तो आप जरूर दवा खाइए, और बाकी अगर आप आचार विचार व्यवहार सलाह से आप कर सकते तो भी करिए, लेकिन बीपी को आप रेगुलर मॉनिटर कराइए। अगर बीपी आपका हाई साइड में रहता है, अगर आप 60 से नीचे का है तो 140/90, और 60 से ऊपर के हैं तो 150/90। दूसरा इसमें है बचने का एक और कारण कि डायबिटीज को कंट्रोल रखिए। अगर चूंकि इन सब चीजों में हार्ट अटैक बढ़ जाता है, अगर डायबिटीज आपका है तो डायबिटीज का पैरामीटर जरूर पढ़ करके रखिए। भूखे पेट का आपका 110, खाने के बाद का 140, रैंडम का जो है 200 से आसपास रखिए, 200 के नीचे। और HbA1c 3 महीने का एवरेज 3 से 6 महीने पर जरूर कराइए। वो 6.5 से नीचे होना ही चाहिए। 6.5 से अगर ऊपर हो रहा है, इसका मतलब है कि वो डैमेज आपका ऑर्गन का शुरू कर दिया है, ब्लड वेसल्स को जो है वो नैरो करना शुरू कर दिया है, यानी आप रिस्क पे चले गए। इन सबों में हार्ट अटैक होने की संभावना बढ़ जाता है। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है स्मोकिंग, बराबर ना। लीवर डिजीज में, किडनी डिजीज में हम शराब को बोलते हैं, लेकिन हार्ट डिजीज के लिए शराब नहीं, सबसे ज्यादा है स्मोकिंग। स्मोकिंग, बीड़ी, टोबैको, च्युइंग, ये 3 चीजें जो है हार्ट अटैक के लिए बहुत प्रोन है। हार्ट, इसमें क्या होता है, स्मोकिंग में एक जो केमिकल निकलता है वो अपने नाइट्रिक ऑक्साइड एक होता है, जो नाइट्रिक ऑक्साइड क्या करता है, ब्लड वेसल्स को फैलने में मदद करता है, उसको बंद कर देता है, नाइट्रोजन सिंथेटेज को बंद कर देता है। तो नाइट्रिक ऑक्साइड का रिलीज अपने ब्लड के अंदर कम हो जाता है, तो आर्टरी जो है स्टीफ हो जाती है। समय पड़ने पर उसको जो फूलना चाहिए, जो खुलना चाहिए, वो खुलता नहीं है, स्टीफ हो गया, खुलेगा ही नहीं, यानी ब्लड वेसल्स हार्ड हो गया, बराबर ना। तो स्मोकिंग जो है इस तरह से आपको नुकसान करता है, बराबर ना। ब्लड वेसल्स को हार्ड करने में मदद करता है, इससे आपका हार्ट अटैक होने की संभावना बढ़ जाती है। दूसरा देखा गया है कि चिंता, बराबर ना, चिंता भी, जैसे बोला जाता है कि चिता और चिंता शरीर को खाती है, चिता जो है तुरंत शरीर को जलाता है, चिंता धीरे धीरे जलाती है। तो अगर आपको किसी कारण से चिंता है तो आप चिंता को कैसे पहचानेंगे, उसके बारे में, अगर आपको बार बार माथा दर्द हो रहा है या कांस्टेंट हेडेक रह रहा है, दूसरा आप अनईजी लग रहा है, हमको अच्छा नहीं लग रहा है, डूम रह रहे हैं, किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा है, चिड़चिड़ापन आपका बढ़ रहा है, तो चिंता, टेंशन के कारण सारे शरीर के सिस्टम डिस्टर्ब होने लगते हैं। आपका बीपी भी थोड़ा बढ़ जाता है, डायबिटीज भी थोड़ा बढ़ जाता है, BMR भी, हार्ट रेट भी आपका तेज रहता है, बराबर। चूंकि आप चिंता में रहते हैं, सोच करते रहते हैं, एनर्जी खर्च करते रहते हैं, तो शरीर का सिस्टम सारा BMR जो हाई साइड रहता है, तो लंबे समय तक अगर कोई दौड़ रहा है, लंबे समय तक अगर कोई चीज तेज चल रही है, तो आपके जल्दी थक आएगा वो। तो ये हार्ट अटैक के ये बहुत बड़े कारण हो जाते हैं। कभी अचानक आपने चिंता कर लिया, हार्ट अटैक अचानक बढ़ गया, तो मैंने पिछले वीडियो में, बीपी के वीडियो में बताया था कि कहीं भी अगर चिकनाई वाली जो है वो रफ कोलेस्ट्रॉल पड़ा हुआ है, अचानक गति तेज बढ़ी, टर्बुलेंस पैदा हुआ और वहां से कोलेस्ट्रॉल छूटा, जाके फंसा दिया। तो दोस्तों, इस सब चीजों को करके आपको हार्ट अटैक को रोकना है। दूसरा एगो जो और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ओबेसिटी। अगर आपको मोटापा है, स्थूलता है, तो आप इसको जरूर घटाइए। इसके लिए जो मैंने बताया था कि ओबेसिटी में आपका जो BMI है 19 से 25 होना चाहिए।
BMI का मतलब होता है बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स निकालने का सिंपल तरीका बताया था, हाइट को मीटर में लीजिए, वेट को किलोग्राम में लीजिए, बराबर ना। अब दोनों किलो हाइट इन मीटर का स्क्वायर करिए, ब्रैकेट में किलोग्राम करिए। अब बहुत सारे ऐप भी आ चुके हैं, अब अपना हाइट वेट डालिएगा, BMI सादा निकाल देगा। मोबाइल में अगर आप स्मार्ट मोबाइल यूज करते हैं तो बहुत सारे ऐप भी आ चुके हैं, डॉक्टर के पास भी आ सकते हैं हेल्प लेने के लिए। आजकल ये सब बहुत ईजी हो गया है। तो BMI को 19 से 25 में रखिए। अगर आपको ये भी नहीं समझ में आ रहा है तो सिंपल, जैसे मैंने बताया था ब्रोकाज इंडेक्स करके, उससे बोला था कि हाइट का जो है आपको उसको सेंटीमीटर में निकालिए और उसमें से 100 को माइनस कर दीजिए। अगर आपका मान लीजिए कि हाइट जो है 5 फीट 150 सेंटीमीटर है, आपने 100 से माइनस किया यानी 50 किलो, यानी प्लस प्लस माइनस 5 यानी 45 से 55 आपका बॉडी वेट आइडियल है। बराबर, उससे ज़्यादा है इसका मतलब है कि आप ओबेसिटी में जा रहे हैं, और ओबेसिटी प्रोन होता है हार्ट डिजीज के लिए, बराबर ना। तीसरा जो सबसे ज़्यादा और भी इम्पोर्टेंट है, हम लोग पर ही लागू होता है, सेडेंट्री लाइफस्टाइल। अगर आप बैठारू जीवन है, आप चलते कम हैं, ज़्यादा देर तक ऑफिस में काम करना पड़ता है और टेंशन मुक्त माहौल में जो है, टेंशन युक्त माहौल में अगर आप लंबे समय तक काम कर रहे हैं तो ये भी हार्ट अटैक को बढ़ाने में मदद करता है दोस्तों। तो अगर सेडेंट्री लाइफस्टाइल है तो आप अवसर खोजें कहाँ कहाँ हम चल सकते हैं। अगर आप रेगुलर चलते हैं तो बहुत अच्छा है, 5 से 8 किलोमीटर डेली चलिए, 1 से 2 घंटा डेली चलिए, आधा 1 घंटा योगा व्यायाम करिए, एक्सरसाइज करिए। अगर कर पाते हैं तो अति उत्तम, वरना मैंने कुछ टिप्स आपको दिया था कि आप सब्जी खरीदने जा रहे हैं तो साइकिल से जाइए, या तो पैदल जाइए नज़दीक में है, या मोटरसाइकिल को दूर करिए और बाजार को घूमिए। सीढ़ी, अगर आपका लिफ्ट मतलब जो है आप अगर यूज करते हैं मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में, तो आप कोशिश करिए कि सीढ़ी से चढ़ सकते हैं तो दिन में 1-2 बार कम से कम सीढ़ी से ऊपर नीचे करिए। ये सब कुछ चीज़ें हैं, बराबर ना, जिसको आप अपने अवसर में दिनचर्या में चेंज कर करके, बराबर ना, आप कुछ वॉकिंग को अपना बढ़ा सकते हैं, सेडेंटरी लाइफस्टाइल को बढ़ा सकते हैं, बराबर ना। तो ये सब चीज़ें करने से आपका जो हार्ट अटैक का जो संभावना है वो घट जाएगा। तीसरा जो वस्तु है खाना पीना, तो खाना पीना में वही है कि आपको तेल कम खाना है, घी कम खाना है, चर्बी कम खाना है, क्रीम कम खाना है, बराबर ना। और इसके लिए सीरम लिपिड प्रोफाइल पर आपको कंट्रोल रखना पड़ेगा। सीरम लिपिड प्रोफाइल में बताया था कि ट्राइग्लिसराइड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा जो कोलेस्ट्रॉल बताया था कि बैड कोलेस्ट्रॉल, जैसे LDL का लेवल 100 से नीचे होना चाहिए, मैक्सिमम 130। फिर भी मैं बता रहा हूं 130 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 130 से ज्यादा होगा, दिस इज बैड कोलेस्ट्रॉल। कौन सा? LDL, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, दिस इज ए बैड कोलेस्ट्रॉल। इसका आइडियली किताब लिखता है NTP, नेशनल जो अपना ट्रीटमेंट इसका एजुकेशन प्लान जो बोलता है, जो कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल के लिए गाइडलाइन देती है, वो बोलता है NCEP, नेशनल कोलेस्ट्रॉल एजुकेशन प्रोग्राम, वो बोलता है कि आप 100 से नीचे रखिए। लेकिन आप 130 तक भी अगर है तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन 100 से नीचे रख सकते हैं तो रखिए। दूसरा मैंने बोला था HDL, दिस इज गुड कोलेस्ट्रॉल, ये आपका 60 से ऊपर होता और अति अच्छा। ट्राइग्लिसराइड को 250 से नीचे रखिए आप, बराबर ना। तो 3 चीज पर ही ध्यान रखना है। ज़्यादा लोग टोटल कोलेस्ट्रॉल को पकड़ के बैठते हैं, लोग सेल्फ से अपने टोटल कोलेस्ट्रॉल करवा के आते हैं। भैया टोटल कोलेस्ट्रॉल का कोई मतलब नहीं है। यदि आपका ट्राइग्लिसराइड अच्छा है कंट्रोल में, LDL कंट्रोल में, क्योंकि बहुत सारे कोलेस्ट्रॉल होते हैं टोटल कोलेस्ट्रॉल के अंदर जो कोई काम का नहीं है। आइडियल है, VLDL है, इसका कोई मतलब नहीं है। मतलब 3 ही से आप रखिए। ट्राइग्लिसराइड का क्या है, बराबर। ट्राइग्लिसराइड के लिए मैंने बताया था ट्राइग्लिसराइड बहुत अधिक हाई है तो समझ जाइएगा आप डाइट में ग्लूकोज का मात्रा बढ़ाए हुए हैं, यानी कार्बोहाइड्रेट डाइट आप बहुत ज़्यादा ले रहे हैं। अगर कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा ले रहे हैं तो डायरेक्ट रिफ्लेक्ट करता है, क्योंकि ग्लूकोज अल्टीमेटली ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होता है, ग्लाइकोजन कन्वर्ट होता है ट्राइग्लिसराइड में। तो ग्लूकोज के यानी कार्बोहाइड्रेट डाइट को आपको कम करना है। ट्राइग्लिसराइड, कार्बोहाइड्रेट डाइट जब बढ़ाएंगे तो आपका अल्टीमेटली ट्राइग्लिसराइड बढ़ेगा, ट्राइग्लिसराइड बढ़ेगा, अल्टीमेटली वो अलग अलग तरह के फैटों में कन्वर्ट होगा वो, और जाकर के जमा हो जाएगा खून की नली के अंदर के भाग में, इंडोथीलियम में, फिर इंडोथीलियल डिस्फंक्शन कराएगा, हार्ट अटैक बढ़ जाएगा आपका। इस तरह से आपका जो है मतलब ध्यान रखना है। जो जो मैंने बताया, एज को तो आप कुछ कर नहीं सकते, सेक्स को आप कुछ नहीं कर सकते, जेनेटिक फैक्टर को कुछ नहीं कर सकते। कर क्या सकते हैं? BP को रेगुलर मॉनिटर कर सकते हैं, बराबर ना। डायबिटीज को आप रेगुलर मॉनिटर कर सकते हैं। स्मोकिंग है तो स्मोकिंग को आप छोड़ सकते हैं। टेंशन मुक्त लाइफ है तो टेंशन युक्त लाइफ के लिए आप टेंशन के लिए क्या कम कर सकते हैं, कुछ डॉक्टर का भी सलाह लीजिए। कुछ साइकोलॉजिक काउंसलिंग की जरूरत पड़ता है तो काउंसलिंग करवाइए, लेकिन आप टेंशन से बचिए। क्योंकि मैं बहुत बार बोलता हूँ, मेरे पास आते हैं काउंसलिंग, हम टेंशन के लिए जो समस्या है उसके बारे में विचार मत करिए, समस्या का हल क्या है उसके बारे में विचार करिए। तो अगर आप 10 बार, आज मान ली मेरे को ये समस्या है, मेरे को ये समस्या है, मेरे को ये समस्या है, आज 10 साल तक भी आप ये सोचते रहेंगे तो समस्या तो वहीं का वहीं रहेगी, आपका चिंतन भी बढ़ता रहेगा। आप ये सोचिए कि अब इस समस्या के साथ क्या समाधान निकालें ताकि मेरा जीवन सरल हो। अगर आप 10 बार सोचेंगे, 10 किसी से सलाह लेंगे, कोई दोस्त से सलाह लेंगे, कभी कुछ काउंसलर से सलाह लेंगे, तो कुछ ना कुछ समस्या तो निकल ही जाएगी। दोस्तों जिंदगी एकदम चेस की तरह है,
कभी कभी ऐसा लगेगा सब हम हार गए और एक बाजी इधर से उधर पलट दिए, तुरंत जो है पूरा गेम आपके हाथ में आ गया। तो ऐसा कुछ नहीं है। आप बस इतना है कि काउंसलिंग में कि आप समस्या के बारे में ज़्यादा मत सोचिए। समस्या के साथ जीना है तो कैसे जीना है, या समस्या का कोई हल है क्या, बराबर ना, उस हल के बारे में सोचिए। किसी से सलाह मांगिए, मित्रों से सलाह मांगिए, जो आपके अंगत संबंधी है उनसे बातचीत करिए। मुंह में दबाए मत रखिए, जरूर कुछ सोल्यूशन निकलेगा। हो सकता है मेरा दिमाग उस चीज पे ब्लॉक हो और किसी का दिमाग चल रहा हो, तो कुछ सोल्यूशन निकलेगा। मैं चाहूंगा कि चिंता को आप जितना हो सके कम करिए और डॉक्टरों से शेयर करिए। मोटापा अगर बढ़ रहा है तो मोटापा को जरूर कंट्रोल करिए। सेडेंटरी लाइफस्टाइल है तो अपना वॉकिंग स्टाइल बढ़ाइए, अपना दिन योगा है, एक्सरसाइज है, व्यायाम है, कसरत है, जो भी आप कर सकते हैं। 1-2 घंटा वॉकिंग, आधा घंटा योगा, दिस इज सफिशिएंट आपका सेडेंटरी लाइफस्टाइल को आउट करने के लिए। जहाँ जहाँ भी संभावना जो मिल रहा है वो आप करिए। और चर्बी लिपिड प्रोफाइल को कंट्रोल रखिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को एक कन्फ्यूजन है कि लिपिड प्रोफाइल, हम तो मोटा नहीं है फिर भी लिपिड। भाई मोटापा एक अलग चीज है, वो बाहर का चर्बी है। लिपिड प्रोफाइल जो शरीर के खून की नली के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल बह रहा है उसको नापना है, वो अपने लिए घातक है। आप उसके लिए कोई जरूरी नहीं। मोटा आदमी भी कभी कभी लिपिड प्रोफाइल नॉर्मल लेके आता है, दुबला पतला आदमी भी लिपिड प्रोफाइल बहुत डिस्टर्ब लेके आता है। तो लिपिड प्रोफाइल कंट्रोल कराना है, 6 महीने पर चेक कराना है। जो मैंने बताया, अगर जेनेटिकली आप ससेप्टेबल हैं, अगर आपका उम्र 45-55 के बाद हो रहा है, कभी आपने नहीं कराया है, तो लिपिड प्रोफाइल जरूर कराइए, BMI जरूर कैलकुलेट करवाइए, और जो भी बैड है डायबिटीज जरूर चेक कराइए, BP जरूर चेक कराइए। हो सके तो आप अगर आपको चेस्ट पेन, डिस्निया, नेचुरल डिस्निया हो तो ECG भी कराइए, इको भी कराइए, बराबर ना कहीं आप समस्या में हैं। तो इन सबों को कर करके अपने जीवन को आप सरल बना सकते हैं और हार्ट अटैक की संभावनाओं को कम कर सकते हैं। क्योंकि अभी जाड़े के दिनों में हार्ट अटैक बहुत बढ़ा हुआ था, तो मेरे 2-4 मित्रों ने भी फ़ोन किया था कि साहब आप हेल्थ अवेयरनेस देते ही हैं, थोड़ा सा हार्ट अटैक के बारे में भी बोलिए। इसलिए आप उन सभी दोस्तों के लिए समर्पित बहुत बहुत धन्यवाद।